जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अपने नए स्कॉलर के बारे में जिसका नेम है इरविन गॉफमैन। दोस्तों आज हम बात करेंगे इरविन गॉफमैन के। बट इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं, एक थोड़ा मोटिवेशनल दे सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि इस जिंदगी में अगर रहना है ना दोस्तों, इस अगर जिंदगी में रहना है तो कहीं ना कहीं आपको दूसरे के पर्सपेक्टिव, चाहे कितना भी कोई स्कॉलर आए, कितना भी कोई सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म आए, कितना भी चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव बात करे, कितना भी कोई चाहे, आप कह सकते हैं जैसे हमारे कई सारे स्कॉलर हैं जो इंडिविजुअल को फोकस करते हैं। बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमको दूसरे के हिसाब से अपने रोल को प्ले करना चाहिए। चाहिए क्या, हम करते ही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक जूते सिलने वाले से आप अलग इंटरेक्शन रखोगे, अलग एक बात करोगे, वहां पे अलग अपना एक रोल परफॉर्म करोगे। और वहीं एक प्राइम मिनिस्टर हो गए, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, तो वहां पे आप क्या करोगे, अलग रोल आप वहां पे एक्ट करोगे। तो वही चीज हमारा क्या है, हमको एक कहीं ना कहीं अपना एक रोल, अपना एक हमारा कह सकते हैं प्ले, एक हम कह सकते हैं ड्रामा, कहीं ना कहीं हमको लोगों के हिसाब से जाके लोगों को किस टाइप का अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस टाइप का लोगों से हमारा अट्रैक्शन है, अपने आप को उस टाइप में ढालना ही कहीं ना कहीं हमको इस समाज में, इस जिंदगी में हम सीखे हैं दोस्तों। तो भले वो कैसा हो, दुनिया हमारी कैसी भी हो, लेकिन हम दूसरे के पर्सपेक्टिव से हमेशा उसी के रोल में जाके एक्शन हम देना चाहते हैं अधिकतर समय। नॉट टाइम से ऑलवेज, बट मैक्सिमम टाइम। सो दोस्तों बात करते हैं अपने स्कॉलर के, जो कि आज कुछ ऐसा ही है। इसीलिए सोचोगे सर कि क्या ही आके मतलब कुछ भी बता रहे, नहीं दोस्तों, उसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन है। तो बात करते हैं इरविंग गॉफमैन का। दोस्तों इरविंग गॉफमैन भी वही बात करते हैं, इसके इनके बारे में थोड़ा कुछ बता देते हैं दोस्तों। ये इरविंग गॉफमैन जो कि कनाडा के रहने वाले हैं, और कनाडा, यहाँ पे कनाडा अमेरिकन दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि शुरुआती समय वो अमेरिका रह रहे थे, फिर कनाडा चले गए, वहाँ पे वो शिफ्ट हो गए दोस्तों। इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, कैनेडियन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ इन्होंने सोशियोलॉजी तो पढ़ा ही, उसके साथ साथ उन्होंने साइकोलॉजी भी पढ़ा। आप कहेंगे ये सर साइकोलॉजी आप क्यों अब बता रहे हो। देखो दोस्तों, इनकी जो वाइफ थी, इरविंग गॉफमैन की जो वाइफ थी, वो वहाँ पे असाइलम में रहती थी। कहाँ पे रहती थी, असाइलम में। तो वहाँ पे वो जाते थे, वहाँ पे अपने वाइफ से मिलने जाते थे। तो इसीलिए वहाँ पे वो रहे थे, वहाँ पे स्टडी भी किए थे। उनका एक स्टडी भी है असाइलम के ऊपर, हम आगे बात करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि समाज में, सोसाइटी में जो भी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे फंक्शनल प्रीरिक्विजिटिव होता है। हम उसके प्रति जो भी रोल होता है वो हम कहीं ना कहीं प्ले करते हैं दोस्तों। तो इरविंग गॉफमैन भी कुछ ऐसे ही है दोस्तों। इन्होंने क्या दिया था, एक कॉन्सेप्ट दिया था जो कि हम आगे भी बात करेंगे, ड्रामेटर्जी। इसमें वो बताते हैं कि कैसे जो भी लोग हैं, जितने भी सोसाइटी में लोग हैं, उन कहीं ना कहीं इंडिविजुअल जो रो है, वो कहीं ना कहीं एक अपना एक ऐसा रोल प्ले करता है जो दूसरे के पर्सपेक्टिव से हो दोस्तों। तो ये हम बात करेंगे जो हमारे इरविंग गॉफमैन में दोस्तों। प्लस उनके इंट्रो में अगर हम बात करें तो उनका इंट्रो उतना खास नहीं है। जैसे आपको एक स्टोरी बता दिए उनके वाइफ वाला, जो कि रियल है दोस्तों। वो कनाडा के रहने वाले हैं, वो भी आपको बता दिए। प्लस उनका ईयर आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1922 से 1982 है दोस्तों। प्लस उनका एक कॉन्सेप्ट जो कि ड्रामाटर्जी, अभी हम देखेंगे अपने इस चैप्टर में कि ड्रामाटर्जी क्या होता है। उनका जो मेन फोकस था दोस्तों ना, वो कैसे रोल, जो भी रोल आदमी का होता है, कैसे वो रोल आपस में परफॉर्म करेगा। चाहे वो रोल डिस्टेंसिंग का बात हो, चाहे वो क्या हो, रोल प्ले का बात हो, चाहे वो किस टाइप का हो, जो रोल आपका क्या हो, दूर हो, पास हो या नजदीक हो, कैसे आप अपने आप को, कैसे जो व्यक्ति सेल्फ को कैसे मेंटेन करता है, कैसे अपने आप को, चाहे वो कह सकते हैं छुपा सकता है, सीक्रेट के बारे में बात करते हैं। कैसे वो देखते हैं कि कैसे जो हमारा इंप्रेशन होता है दोस्तों, जो हमारा इंप्रेशन होता है उसको हम कैसे मैनेज कर सके, वो वाला एस्पेक्ट बात करते हैं। प्लस उसके साथ साथ वो बताते हैं कि जो हमारा जो प्ले होता है, कैसे जो हमारा इंट्रैक्शन होता है, कैसे हम बात करते हैं, वो क्या बात करते हैं, वो एक
रीसोशलाइजेशन का बात करते हैं। मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति रोल अपना अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं वो रोल परफॉर्म करना होगा दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ वो अपना कई सारे ऐसे परफॉर्मेंस बताते हैं, हम अपने इसी चैप्टर में बात करेंगे, जो कि 7 परफॉर्मेंस टाइप के बारे में वो बात करते हैं दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ वो स्टेजेस बताते हैं कि जो सेल्फ के कितने डिफरेंट डिफरेंट स्टेज है उसके बारे में वो बात करते हैं। 3 स्टेज वहां पे उन्होंने बताया है, जैसे हमारे हो गए फ्रंट स्टेज, बैक स्टेज और हमारे ऑफ स्टेज हो गए, उसके बारे में वो बात करते हैं दोस्तों। वो बात करते हैं फोकस और अनफोकस अटेंशन का भी दोस्तों बात करते हैं फोकस और अनफोकस अटेंशन का। अनफोकस अटेंशन मतलब क्या होता है, जिस पे आप उतना फोकस नहीं कर रहे हो, जिसे वो बोलते हैं सिविल इन अटेंशन, जो इसे बोलते हैं सिविल अटेंशन। ये सारा कुछ हम इनके बारे में समझेंगे दोस्तों। ये की पॉइंट है दोस्तों, ये की पॉइंट है। हर एक पॉइंट जो बोल रहा हूं ना, जो यहाँ मुंह से निकल रहा है, जो हमारी वाणी से निकल रहा है दोस्तों, वो हर एक क्वेश्चन आपके बन सकता है। आपके यूजीसी नेट में ये हर एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। इसलिए एमसीक्यू वाले बच्चे जरूर से इसे ध्यान से, हर एक पॉइंट को ध्यान से रखें दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों ये असाइलम वाला स्टोरी आपको बताएं, उन्होंने बुक भी लिखा था इस पे असाइलम पे, जो कि हम आपको दिखाएंगे। प्लस वो बात करते हैं एक टोटल इंस्टीट्यूशन का ही बात करते हैं दोस्तों। वो बात करते हैं क्या, एक टोटल इंस्टीट्यूशन का बात करते हैं कि कैसे हमारा एक इंस्टीट्यूशन तैयार हो सकता है, उसके बारे में भी वो क्या करते हैं, बात करते हैं दोस्तों। चलिए अब हम इनके कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को लाइन बाय लाइन हम समझते हैं दोस्तों। तो पहला इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रामाटर्जी। अब ड्रामाटर्जी आखिर में होता क्या है दोस्तों, ड्रामाटर्जी एक, अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, अगर हम बात करें सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का, तो ड्रामाटर्जी एक तरीके से क्या है कि जो यूजर होता है वो कैसा रोल प्ले करता है। जो यूजर होता है वो किसी थिएटर में गया हुआ है, वहां पे थिएटर में ये वो बताते हैं कि ये जो सोसाइटी है वो एक थिएटर की तरह है, कि जो हमको एक्सप्लेन करता है डिफरेंट पीपल का, डिफरेंट डिफरेंट का एक्सप्लेन करता है, ह्यूमन बिहेवियर एक्सप्लेन करता है दोस्तों। वो यही चीज वो अपने बुक में, जो एर्विंग गॉफमैन है वो 1959 में अपना बुक लिखते हैं, कौन सा, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। वो अपना एक बुक लिखते हैं, इसमें ड्रामेटर्जी का कॉन्सेप्ट देते हैं। वो बताते हैं कि सोशल, जो हम अगर बात करें, जो यूजर थिएटर, जो व्यक्ति है वो थिएटर की तरह, सब लोग उसमें रोल अपना कहीं ना कहीं परफॉर्म करता है अपने ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से, उसके हिसाब से दूसरे को देख के अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाता है, हर व्यक्ति परफॉर्म करता है दोस्तों। वो बताते हैं सीन अदर्स, वो अगर वो जो इंडिविजुअल है वो क्या करेगा, वो दूसरे इंडिविजुअल को देखेगा और उसको जब देखेगा तो वो सोचेगा कैसे हम भी अपने पब्लिक इमेज को इम्प्रूव करें दोस्तों। वो यही इसमें कॉन्सेप्ट में बताते हैं कि एवरीवन वांट्स टू इम्प्रूव देयर पोजीशन। तो दोस्तों हम अपने बात कर रहे थे यही कि कैसे जो ड्रामेटर्जी है दोस्तों, कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल है, वो दूसरे इंडिविजुअल को देखता है, फिर वो अपने उसी के हिसाब से जो पब्लिक में इमेज है उसी के हिसाब से वो रोल परफॉर्म करता है दोस्तों। तो ये हम समझ सकते हैं। प्लस उसी के अंदर ये बताते हैं कि कोई भी दूसरा व्यक्ति वो इसके जल्दी विपरीत जा ही नहीं सकता। अगर वो विपरीत जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं हमको रीसोशलाइजेशन करने का जरूरत है दोस्तों। अगर वो अपने ह्यूमन दूसरे बिहेवियर के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमको रीसोशलाइजेशन उसे करने की जरूरत है दोस्तों। अब बात करते हैं हम इनका जो इनका यहाँ पे हम बात करेंगे, वो बताते हैं कि जो ड्रामेटोलॉजी होता है दोस्तों, जो ड्रामेटोलॉजी होता है उसके 3 स्टेजेस हैं कि कैसे जो व्यक्ति है वो अपने आप को कैसे, जो उसको कैसे रोल परफॉर्म करता है। तो उन्होंने 3 स्टेजेस बताए हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे दोस्तों। तो 3 स्टेज में वो पहला स्टेज बताते हैं, जो कि पहला है हमारा फ्रंट स्टेज दोस्तों। पहला स्टेज फ्रंट एज। फ्रंट एज में क्या होता है, वो बताते हैं कि कैसे जो इंडिविजुअल है वो अपना अपीयरेंस, अपना समाज में किस टाइप का अपीयरेंस परफॉर्म करेगा, किस टाइप का अपना आउटलुक दिखाएगा। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, वो इसी में आता है, फ्रंट स्टेज में आता है दोस्तों।
कैसे एक दूसरे के सामने वो अपना रिफ्लेक्शन देगा, कैसे एक दूसरे के सामने अपना कंडक्ट जो भी उसको कंडक्ट करना होगा, वो सारा कुछ हमारा फ्रंट स्टेज में आता है। और दूसरे स्टेज हमारा बचा है, जो दूसरा स्टेज है, वो दूसरा स्टेज हमारा है बैक स्टेज। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, बैक स्टेज में क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वो रोल में नहीं होता, जो एक्टर होता है वो रोल में नहीं होता, वो अलोन होता है, एक अकेला होता है, वो परफॉर्म नहीं करता, वो अपने प्राइवेट प्लेस पे होता है दोस्तों। आप कहते हैं ना प्राइवेट प्लेस पे होता है, वो अपने घर होता है, उसका रोल एक्शन अलग परफॉर्म होता है। अब बात करेंगे हम तीसरे स्टेज का, जो कि इनका तीसरा स्टेज है आउटसाइड या तो ऑफ स्टेज दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि जो एक्टर है वो अपने रोल को प्ले नहीं कर रहा है, नॉट परफॉर्मिंग, जो भी व्यक्ति है, जो भी इंडिविजुअल है, वो अपना रोल नहीं प्ले कर रहा है। तो वो तीन एस्पेक्ट है दोस्तों, प्लीज इसे रिमेंबर करिएगा दोस्तों, काफी हद तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर एक पॉइंट आपका क्वेश्चन बन सकता है। क्या कौन कौन से हमने स्टेज के बारे में बात किया, फ्रंट स्टेज के बारे में बात किया, बैक स्टेज के बारे में बात किया और आउटसाइड स्टेज के बारे में बात किया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, उनका एक कॉन्सेप्ट है इंप्रेशन मैनेजमेंट का। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट में वो क्या बताते हैं दोस्तों, वो इंप्रेशन मैनेजमेंट में बताते हैं कि कोई व्यक्ति जो अपना वर्क होता है, कोई भी व्यक्ति जो अपने वर्क को वो कैसे मेंटेन करे, कैसे वो एक दूसरे से जो कंपेयर करे, क्या जैसे एक दूसरे से, सपोज दैट मान लो आपका एक दुकान ये है, एक दुकान हमारा सपोज दैट एक शॉप ये है और दूसरा शॉप ये है। तो इंप्रेशन मैनेजमेंट, सपोज दैट एक इंडिविजुअल है, उसे कुछ खरीदना है, सामान उसे कुछ खरीदना है, मान लो सपोज दैट कपड़े का ही कह सकते हैं कि कपड़े का उसके पास दो ऑप्शन है। अब वो सोच रहा है व्यक्ति कि मैं इसके यहाँ जाऊँ कि इसके यहाँ जाऊँ। सपोज दैट वो इसके यहाँ गया, तो इसका जो शॉप है और इसको जो मैनेजमेंट करना होगा, इसके दोनों को मान लो पास में ही दुकान है। अब क्या करेगा ये इंडिविजुअल, इसके पास गया, तो ये व्यक्ति जो है, जो दूसरे शॉप वाला व्यक्ति है, उसे अपने इंप्रेशन को क्या करना होगा, अपने जो भी उसके अंदर जो भी उसका डिजायर्ड होगा, जो उसका डिजायर्ड इंप्रेशन, डिजायर्ड मोटिवेशन होगा, उसको क्या करेगा, उसे वो मैनेज करेगा, उसको कहीं ना कहीं उसे दबा के रखेगा, कहीं ना कहीं उसको एक क्या करेगा, एक डिफेंसिव मोड में नहीं लाएगा, बल्कि उसे क्या करेगा, उसको मैनेज करेगा, उसे को वो प्रोटेक्ट करेगा, वो भी सब्र करेगा, सोचेगा अब नेक्स्ट कस्टमर आएगा तो उसको हम बिलीव करेंगे, उसके अंदर हम अपना जो भी भरोसा होगा वो हम उसके अंदर एस्पेक्ट डालेंगे। तो यही चीज बोलते हैं, जो इरविंग गॉफमैन होते हैं वो यही चीज बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति, कैसे एक इंडिविजुअल होता है जो अपने इंप्रेशन को कैसे वो मैनेज करता है। सपोज दैट आप मान लो उसके आपके अंदर डिफरेंट रोल होता है। सपोज आप, जैसे मैं टीचर हूं तो आपके सामने अलग रोल प्ले करूंगा, दूसरे के सामने घर पे अलग रोल प्ले करूंगा। तो डिफरेंट पर्सन, डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट लोगों के सामने डिफरेंट वर्किंग कंडीशन में दोस्तों हमारा क्या होगा, रोल अलग होगा। उसी को मैनेज करना हम बोलते हैं क्या, इंप्रेशन मैनेजमेंट, जो कि इरविंग गॉफमैन के द्वारा दिया गया था। अब उसमें वो बात करते हैं, इसके तीन टाइप होते हैं। पहला कौन कौन सा होता है, एक ड्रामेटर्जिकल एक लॉयल्टी होता है दोस्तों, कि आप कोई भी जो भी एक्टिंग परफॉर्म कर रहे हो उसमें आपका जो भी ट्रूथनेस है वो रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा क्या है, डिसिप्लिन वाला है, कि जो भी रूल रेगुलेशन लॉ एंड ऑर्डर आपके द्वारा दिया जाएगा आप उसको मेंटेन करोगे। प्लस आपका जो सरकम इंस्पेक्शन है, इंस्पेक्शन मतलब क्या होगा, आप कम से कम रिस्क लेना चाहोगे। सपोज दैट कोई भी व्यक्ति आपके साथ आया, वो कहा आप ऐसे ऐसे गलत काम करो, आपको इतने पैसे देंगे, लेकिन आपने रिस्क नहीं लिया, आपने कुछ नहीं लिया, उसको नेग्लेक्ट किया। तो हर जगह आपको कहीं ना कहीं लॉयल्टी, डिसिप्लिन एंड सर्कमस्टेंसेस, डिफरेंट रोल प्ले करने होंगे दोस्तों। ये हर एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, पूछ लेगा कि डर्मेटोलॉजिकल सर्कमस्टेंशन जो इंस्पेक्शन है वो किसका कौन दिया था। ये हर एक एस्पेक्ट आपको याद करने का जरूरत है। अब बात करते हैं जो कि इरविंग गॉफमैन के 7 एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के दोस्तों। वो इरविंग गॉफमैन बताते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने परफॉर्मेंस को कैसे उसको इंप्रूव कर सकता है, कैसे उसे बना सकता है अच्छे तरीके से। तो वो पहला स्टेप उन्होंने बताया क्या, बिलीफ।
बिलीफ में वो क्या करेगा दोस्तों, अपने रोल को प्ले करेगा। वो न जाने फ्यूचर में क्या होगा, न जाने पास्ट को देखे बिना अपने रोल को क्या करेगा, प्ले करेगा दोस्तों। अपने रोल को क्या करेगा, प्ले परफॉर्म करेगा, जो भी उसका एलोकेटेड रोल होगा दोस्तों। प्लस उसका सेकेंड जो एलिमेंट है वो क्या है दोस्तों, फ्रंट ऑन मास्क। अब इसका मतलब क्या है कि दोस्तों जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप मान लो कि जैसे आप अपने एक्शन को जो भी ऑडियंस बेसिस के हिसाब से अपना रोल प्ले करते हो। जैसे हम आपको एग्जांपल बताए थे ना, एक टीचर जो है वो आपके सामने अलग रोल प्ले परफॉर्म करेगा, जैसे स्टूडेंट के सामने अलग, हाउस पे जाएगा अलग परफॉर्म करेगा, और एक दूसरे टीचर का जो इंटरेक्शन होगा वो अलग परफॉर्म होगा दोस्तों। ये सेकेंड स्टेज हमारा एलिमेंट है। अब तीसरा एलिमेंट कौन सा है हमारा दोस्तों, आइडियलाइजेशन का। जो नहीं, सॉरी दोस्तों, आइडियलाइजेशन नहीं, हमारा तीसरा स्टेज है वो हमारा है ड्रामेटिक रियलाइजेशन दोस्तों। ड्रामेटिक रियलाइजेशन, ड्रामेटिक रियलाइजेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, ड्रामेटिक रियलाइजेशन पे कि जैसे जो हमारे ऑडियंस हैं उनके अनुसार हमको क्या करना होगा, रोल प्ले करना होगा। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति होता है उसको क्या करना होता है, जैसे मान लो आप कभी कभी क्या होता है, दूसरे व्यक्ति, आप कभी मूड आपका खराब है लेकिन आपके दूसरे स्टूडेंट आ गए, तो आप उनके साथ क्या रूडी बिहेव करोगे, नहीं। आपको ऑडियंस बेसिस पे क्या करना होगा, रोल परफॉर्म करना होगा दोस्तों। अब प्लस उसके साथ साथ चौथा स्टेप हमारा क्या है, चौथा स्टेप है आइडियलाइजेशन का। अब इस स्टेप में वो क्या परफॉर्म करते हैं, आइडियलाइजेशन में वो बताते हैं कि जो हमारा जिस टाइप का सिचुएशन होता है उस टाइप के एक्शन से हमको, उस टाइप का एक्शन हमको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। प्लस अगर कोई जो हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है तो उससे हमको क्या करना होगा, उससे हमको क्या करना होगा, उससे हमको बचना होगा, उससे हमको क्या करना होगा, दूर जाना होगा, हमको अवॉइड करना होगा। जो सिचुएशन, आइडियलाइजेशन में जनरली बात करते हैं दोस्तों सिचुएशन के बारे में कि किस टाइप का व्यक्ति है, उसके हिसाब से हमको सिचुएशन क्या करना होगा, परफॉर्म करना होगा। फिर उसके बाद जो हमारा स्टेज है दोस्तों मेंटेनेंस का है। पांचवा एलिमेंट हमारा क्या है, मेंटेनेंस। अब मेंटेनेंस में क्या बात करेंगे दोस्तों, मेंटेनेंस में वो बात करते हैं कि जो भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी हमारा कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर में हमको क्या करना होगा, स्टे करना होगा, उसी कैरेक्टर को हमको परफॉर्म करना होगा, जो भी हमको उसी में हमेशा कंटिन्यूटी लगे रहना होगा। प्लस उसके साथ साथ जो छठवां एलिमेंट है वो हमारा है मिस रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें क्या बात करते हैं दोस्तों इरविंग गॉफमैन, वो बात करते हैं अगर कोई भी डेंजर होता है, अगर कोई कंडीशन ऐसा होता है जो आपके फेवरेबल नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, जो डेंजर होगा उसको हमको क्या करना होगा, उसको हमको अवॉइड करने का जरूरत है, उसको हमको परफॉर्म नहीं करने का जरूरत है। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों उनका जो लास्ट एलिमेंट उन्होंने बताया है वो बताया है मिस्टिफिकेशन का दोस्तों, मिस्टिफिकेशन। इसमें वो क्या पर बताते हैं, वो बताते हैं कि हमारा जो इंफॉर्मेशन है दोस्तों उसको हमको प्रॉपर रखना चाहिए। जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से आ रहा है, उसके सोर्सेस को, उसके इंफॉर्मेशन के सोर्सेस को हमको ऑथराइज्ड करना होगा। हमको कोई भी आए, कोई भी जानकारी दे, ऐसा नहीं, हमको उससे क्या होगा, बचना होगा। अगर कोई मिसकंजक्शन है, कोई भी कंसिलेशन हो रहा है तो उससे हमको क्या होगा, उससे हमको बचना होगा। तो ये उनके क्या है, सातों एलिमेंट है। नंबर 1 बिलीफ है, दूसरा हमारा जो है फ्रंट या मास्क है, फिर उसके बाद तीसरा है ड्रामेटिक रियलाइजेशन, चौथा हमारा आइडियलाइजेशन है, पांचवा हमारा मेंटेनेंस है, और छठवां हमारा मिस रिप्रेजेंटेशन है, और सातवां हमारा है मिस्टिफिकेशन दोस्तों। सातवां हमारा है मिस्टिफिकेशन। अब कहोगे सर आखिर में ये जो है सातों एलिमेंट अब याद कैसे होंगे दोस्तों, एक ट्रिक है BFRIMMM, ये निमोनिक आप याद कर सकते हो। अगर याद कर रहे हो तो याद कर लो दोस्तों, काफी हद तक ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। होप आपको इस डायग्राम से, इस चार्ट से पूरे सातों एलिमेंट आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसका PDF चाहिए तो आप नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे आपको सारा PDF मिल जाएगा दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ उनका जो है एक कॉन्सेप्ट है बॉर्डर रोल्स के बारे में दोस्तों। ये बॉर्डर रोल्स के बारे में क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि जो इंडिविजुअल होता है
उसका जो मूवमेंट होता है दोस्तों, उसका मूवमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। उसका जो मूवमेंट है दोस्तों, अगर वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है या उसका दोस्तों जो मूवमेंट है वो किसी इलाके तक, सपोज दैट इस बाउंड्री तक उसका क्या है, उसका जो मूवमेंट है इस बाउंड्री तक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रोल्स दोस्तों। कि कोई भी इंडिविजुअल है, उसका कुछ कुछ रीजन के अंदर उसका जो मूवमेंट है उसका क्या है, रेस्ट्रिक्ट है या कह सकते हैं प्रिवेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर रूल्स, जो कि कॉन्सेप्ट दिया गया था हमारे इरविंग गॉफमैन के द्वारा दोस्तों। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने इस डिस्क्रिपेंट रोल के बारे में। अब डिस्क्रिपेंट रोल के बारे में हम क्या बात करते हैं कि कई सारे जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको क्या करना होता है, हमको कई सारे जो परफॉर्मेंस हम प्ले करते हैं उसमें हमको ऑडियंस से वो चीज़ें क्या करनी होती हैं, उसको छुपानी होती है। जो ऑडियंस है उससे हमको क्या करनी होती है, कुछ चीज़ें अपने सीक्रेट रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मैजिशियन होता है दोस्तों, उसका जो सीक्रेट है उसके टीम तक ही लिमिट होता है, ना कि ऑडियंस को नहीं पता होना चाहिए। उसका जो भी आइडिया है, जो भी उसका स्किल्स है, उसकी मैजिक के पीछे, वो हमारा क्या होता है, ऑडियंस को पता नहीं होना चाहिए। तो डिस्क्रिपेंट रोल वही बात करते हैं कि कई सारे परफॉर्मेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें ऑडियंस को उतना ही इंफॉर्मेशन दिया जाता है जितना रिक्वायरमेंट है दोस्तों। फॉर एग्जांपल जैसे आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो गए, वो क्या देंगे आपको, तो अंदर बातें बताएंगे नहीं, इंटरनल बातें, वो आपको बाहर जानकारी, आउटसाइडर जानकारी ही केवल देंगे। अब वो बाहरी अंदर जो उनकी इंटरनल एजेंसी द्वारा जो एजुकेशन इंफॉर्मेशन होगा वो उसे बाहर लीक नहीं करेंगे दोस्तों। तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिपेंट रोल्स दोस्तों। अब हम बात करेंगे उनके टाइप ऑफ सीक्रेट के बारे में जो कि इरविंग गॉफमैन दिए थे। तो उनके मेनली 5 टाइप के दोस्तों सीक्रेट है। आप इसे प्लीज आप पूरा कॉपी में नोट करते भी चलिएगा। तो पहला जो उनका है वो है डार्क सीक्रेट। डार्क सीक्रेट में वो बताते हैं कि ये एक ऐसा भयंकर सीक्रेट है, उसे हम क्या करना होगा, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा इंफॉर्मेशन आता है दोस्तों। सपोज दैट आपका इंफॉर्मेशन जो इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी वाला इंफॉर्मेशन है, अगर वो टेररिस्ट के हाथ में लग गया तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, हमारे लिए खतरे का रूप है। तो इसीलिए वो डार्क सीक्रेट में रखते हैं, कौन सा, इंफॉर्मेशन एस्पेक्ट के बारे में रखते हैं। और दूसरा टाइप का सीक्रेट हमारा क्या है, स्ट्रेटेजिक सीक्रेट। स्ट्रेटेजिक सीक्रेट में कौन सा आता है दोस्तों, इसमें ऐसा टाइप का आता है जिसमें आपका रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए कि हमारा जो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात किए थे मैजिशियन का दोस्तों, जो मैजिशियन का जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे ट्रिक अपना रहा है, कैसे वो स्किल परफॉर्म कर रहा है, वो केवल उनके टीम मेंबर ही जानते हैं, वो बाहर उसको पता नहीं चलता है। और तीसरा जो टाइप का सीक्रेट है वो इनसाइड सीक्रेट है दोस्तों। इनसाइड सीक्रेट में क्या होता है, कुछ ऐसे जो हमारे परफॉर्मेंस होते हैं, जो ऐसे हमको सीक्रेट होते हैं जो हमको अंदर भी क्या करने होते हैं, उस इंफॉर्मेशन को बचाने होते हैं। जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन है, पता चला अंदर इंफॉर्मेशन, ऐसे तो कहोगे एनएसए जो सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे इंटेलिजेंस टीम है उसके अंदर तो पियून भी आता है, तो क्या उसे इंफॉर्मेशन दोगे, नहीं। तो उसके अंदर भी हमको इनसाइडर सीक्रेट रखना पड़ता है। फिर चौथा एस्पेक्ट बात करते हैं इंट्रस्टेड सीक्रेट। इंट्रस्टेड सीक्रेट में कौन आता है दोस्तों, ऐसे सीक्रेट जो कि अपने टीम, अपने रोल, जो भी उसका वो टीम है, जो भी उसका ग्रुप है, उसके इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए दोस्तों हमको क्या करना होगा, हम एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करके उसको बताएंगे और वो इंफॉर्मेशन हमारा लीक नहीं करेगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रस्टेड जो सीक्रेट है हमारा। फिर उसके बाद होता है फ्री सीक्रेट। फ्री सीक्रेट के अंदर क्या होता है, ऐसा टाइप का सीक्रेट अगर आप उसे डिस्क्लोज भी कर दिए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी उसका रोल प्लेइंग होगा तो उस पर कोई भी रोल प्ले उतना उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो ये 5 सीक्रेट आपको याद करने होंगे। शॉर्ट ट्रिक यही है, DSIEF दोस्तों। तो प्लीज आप इसे रिमेंबर कीजिएगा, ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब बात करेंगे स्टिग्मा के बारे में। स्टिग्मा क्या होता है, जो इरविंग गॉफमैन में दिया, हिंदी में बात करते हैं उसे हम कहते हैं कलंक, नहीं कहते हैं लोग कलंक। तो स्टिग्मा वो बताते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करेगा, एक दूसरे व्यक्ति का, एक जो भी व्यक्ति है अगर उसके ऊपर स्टिग्मा लग गया तो उसका जो ऑनर होगा, जो उसका आइडेंटिटी होगा दोस्तों, जो उसका ऑनर या कह सकते हो आइडेंटिटी क्या होगा, वो स्पॉइल हो जाएगा। यानी क्या होगा,
वो बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। वही चीज क्या बोलते हैं, स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा हमारा एक निगेटिव बिहेवियर एस्पेक्ट है दोस्तों। स्टिग्मा हमारा एक निगेटिव बिहेवियर है कि लोगों के सामने, पीपल के सामने कहीं ना कहीं उसका जो रोल प्ले है वो काफी निगेटिव है। प्लस उसमें हम कह सकते हैं ये मेंटली इल भी हो सकता है दोस्तों, या तो आप कह सकते हो जो अनएक्सेप्टेबल होगा, जो समाज में क्या होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, स्टिग्मा बोलेंगे। तो बताते हैं स्टिग्मा जो क्या है, एक हमारा क्या है, एक गैप है। कोई भी इंफॉर्मेशन या एक्शन का जो हमारा क्या है वो गैप है, किसके बीच में, जो हमारा सोशल आइडेंटिटी है प्लस सोशल आइडेंटिटी और जो हमारा एक्चुअल जो हमारा आइडेंटिटी है उसके बीच में हमारा कहीं ना कहीं दोस्तों गैप नजर आ रहा है, इसलिए हमारा कहीं ना कहीं हमारे ऊपर स्टिग्मा लगा हुआ है। तो यही इसके बारे में वो बात करते हैं दोस्तों। तो स्टिग्मा में आपको यही समझना है बस कि कोई का भी व्यक्ति जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। प्लस उसके बारे में स्टिग्मा के इन्होंने 2 टाइप दिए थे, उसको आप प्लीज रिमेंबर करिएगा। एक तो हमारा क्या है, डिसक्रेडिटेड स्टिग्मा, और दूसरा हमारा क्या है, डिसक्रेडिटेबल स्टिग्मा दोस्तों। डिसक्रेडिटेड स्टिग्मा में क्या होता है, ऐसा स्टिग्मा जो आपको विजिबल हो, आपको ऑब्वियस तरीके से आपको दिखे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, उस स्टिग्मा में प्रॉब्लम ये है आपको दिख रहा है लेकिन आप अपने इंप्रेशन को क्या कर पा रहे हो, आप अपने इंप्रेशन को मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसी को वो बोलते हैं डिसक्रेडिटेड स्टिग्मा। और दूसरा हमारा है डिसक्रेडिटेबल स्टिग्मा, क्या है कि आप लोगों को, दूसरे को पता नहीं ना आपको पता, आखिर में प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम इसमें जो होता है वो इंफॉर्मेशन का होता है, जो कि लोगों को पता नहीं है क्या क्या इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे HIV हो गया, वो क्या होता है, वो लोगों को उतना इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है कि उसे आखिर में क्या रोल है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं उसके कारण भी हमारा कलंक लगता है दोस्तों। तो ये था हमारा क्या, स्टिग्मा वाला कॉन्सेप्ट दोस्तों। इसीलिए वो क्या बोलते हैं, इसीलिए वो बोलते हैं, जो कि उनका जो एक कॉन्सेप्ट भी दिया गया था क्या, मॉर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ, इसी को बोलते हैं दोस्तों। कि जैसे आप मान लो जो रेप विक्टिम होता है उसको समाज क्या करती है, उसे समाज एक्सेप्ट नहीं करती है, तो वो इसीलिए उसके ऊपर क्या लग जाता है, एक स्टिग्मा लग जाता है। उन्हीं का कॉन्सेप्ट है क्या, मॉर्टिफिकेशन ऑफ सेल्फ, मतलब खुद पे खुद लोग जो क्या कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, टुगेदर फॉर्मली, एडमिनिस्ट्रेटिवली, पॉलिटिकली, हर तरीके से उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं स्टिग्मा। अब बात करते हैं टोटल इंस्टीट्यूशन से। देखिए दोस्तों, टोटल इंस्टीट्यूशन से बात करने से पहले आपको स्टोरी बताए थे क्या, कि जो इरविंग गॉफमैन की वाइफ थी वो असाइलम में रहती थी, वो उनसे मिलने जाते थे, उनको समझते थे। तो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो हमारा क्लोज सोशल सिस्टम होता है जहाँ पे पीपल, जिसे हम वो बताते हैं कि जैसे जो असाइलम है वो भी टोटल इंस्टीट्यूशन है, या हॉस्टल जो आप कहते हो वो भी क्या है, वो भी टोटल इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर आप क्या करते हो, उस जो हमारा क्लोज्ड सोशल सिस्टम होता है उसके अंदर आप जो भी एक्शन परफॉर्म करते हो वो हर चीज क्या होता है, वो हर चीज देखा जाता है, वो सर्विलेंस मोड में होता है दोस्तों। उसको वो क्या होता है, एक फॉर्मली, जो हमारा एक फॉर्मल तरीके से आप वहां पे रहते हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके ऊपर क्या क्या रहता है, जो भी एक्शन होता है वो आप क्या करते हो, वो परफॉर्म करते हो, वो उसी को बताते हैं। जैसे जेल भी हो गया, वो भी हमारा टोटल इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल का एग्जांपल दे दिए, मेंटल असाइलम का एग्जांपल दे दिए, जो प्रिजन होते हैं वो भी हमारा किसके अंदर आते हैं दोस्तों, वो भी हमारा टोटल इंस्टीट्यूशन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, ये 3-4 कॉन्सेप्ट हैं। रीसोशलाइजेशन आपको बताए हैं, अगर कोई इंडिविजुअल है वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहा है, उसको रोल प्ले करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है, तो गॉफमैन बताते हैं कि वो टोटल इंस्टीट्यूशन में जाता है, वो टोटल इंस्टीट्यूशन में जाता है और वहां पे क्या होता है, वो रीसोशलाइज होता है, फिर से समाज में कैसे रहना है, कैसे उसको बातें करनी है, उसके लिए वो वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम क्या करते हैं दोस्तों, वो डेवलप करते हैं, उसी को हम बोलते हैं रीसोशलाइजेशन। और फ्रेमवर्क एनालिसिस में मतलब क्या होता है दोस्तों,
फ्रेमवर्क एनालिसिस में होता है। ये हमारा एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है, एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, जिसके अंदर जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो गाइडेंस होते हैं, वो इंडिविजुअल को क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल को स्टडी करते हैं और उसके सोशल एक्सपीरियंस जो होते हैं उसको वो समझते हैं और उसको समझ के उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं कि कैसे आप समाज में और नेचुरल लाइफ और सोशल लाइफ में डिफरेंस बता सकते हो। तो वो बताते हैं कि सोशल लाइफ जाके में कोई भी एक्सपीरियंस व्यक्ति है वो गया और वहाँ समझा एक दूसरे को, जो कि दो एस्पेक्ट इसके अंदर है, एक तो नेचुरल एस्पेक्ट है और दूसरा हमारा कौन सा है, रियल। आप जिसे रियल हम इसे नेचुरल वाले को बोलेंगे, और दूसरा हमारा होता है एक सोशल एस्पेक्ट, जिसमें आप सोशल लाइफ को पढ़ोगे, उसके बारे में समझोगे फ्रेम एनालिसिस में। अब बात करेंगे दोस्तों रोल डिस्टेंसिंग का क्या होता है। ये पहली बार ये टर्म जो गवर्नमेंट के द्वारा ही दिया गया था। इसमें बताया जाता है कि कैसे जो रोल, जो भी व्यक्ति होता है, जो भी इंडिविजुअल होता है, अगर अपने एक्शन से, अगर अपने परफॉर्मेंस से अगर वो दूर जा रहा है, वो अपने एक्शन, वो अपने रोल को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोल डिस्टेंसिंग दोस्तों। और दूसरा कॉन्सेप्ट है इनकाउंटर। इनकाउंटर मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा सिचुएशन है दोस्तों, इनकाउंटर क्या है, एक सिचुएशन है जब एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मिलता है तो उसका किस टाइप का अटेंशन होता है एक दूसरे के प्रति, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनकाउंटर बोलते हैं। उन्होंने दो टाइप के इनकाउंटर बताए थे, एक तो हमारा बताए थे फोकस्ड, जो हमारा फोकस्ड इनकाउंटर होता है, फोकस्ड इनकाउंटर इंटरेक्शन, और एक बताए थे अनफोकस्ड इंटरेक्शन दोस्तों। अनफोकस इंटरेक्शन में वो क्या बात किए थे कि कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको फोकस नहीं कर रहे हो, देख के आप चले गए बस नजरअंदाज करके। इसमें एग्जांपल देते हैं गवर्नमेंट किसका, सिविल इन अटेंशन का एग्जांपल देते हैं दोस्तों। और गवर्नमेंट जो फोकस वाले में वो बताते हैं वो डायरेक्टली क्या करता है, वो व्यक्ति उनसे टॉक करता है, उनके बारे में समझता है आखिर में क्या आपको परेशानी है, दिक्कत है, फिर उसके बारे में वो क्या करता है, इंटरेक्शन के बारे में बात करता है दोस्तों। तो ये हमारे क्या थे, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपको लर्न करना है, जो आपको समझने का काफी हद तक जरूरत है दोस्तों। प्लस उसके साथ साथ दोस्तों ये की टर्म आप लर्न कर लीजिए, एकदम उससे समझ लीजिए, आपको 360 डिग्री एनालिसिस है दोस्तों। आप इसके टर्म को अगर याद किए हैं तो आपके यूजीसी नेट के जो भी क्वेश्चन होंगे वो तुरंत सॉल्व होंगे। देखते हैं क्या क्या है, जैसे हमारे जो इरविंग गॉफमैन है वो ड्रामेटोलॉजी के बारे में हमने बात किया था, प्लस कैसे एक व्यक्ति सेल्फ कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में बात किया हमने। 3 स्टेजेस ऑफ सेल्फ के बारे में बात किया हमने, जो स्टेजेस के 3 टाइप है उसके बारे में बात किया था दोस्तों। इंप्रेशन मैनेजमेंट के बारे में बात किया था, जो हमारे एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस थे 7 उसके बारे में बात किया था। बॉर्डर रोल्स, डिस्क्रिपेंट रोल्स, सीक्रेट के बारे में, स्टिग्मा के बारे में, और जो मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्फ था उसके बारे में, असाइलम के बारे में, टोटल इंस्टीट्यूशन के बारे में, सोशल जो रिसोशलाइजेशन है उसके बारे में बात किया था हमने। फ्रंट एनालिसिस के बारे में बात किया था, रोल डिस्टेंस के, इनकाउंटर, सिविल इन अटेंशन के बारे में बात किया था, किस टाइप के कितने टाइप के टॉक होते हैं ये भी हमारा कह दिए इरविंग गॉफमैन के द्वारा। जो स्ट्रेटेजिक हमारा इंटरेक्शन होता है लोगों के सामने उसके बारे में बात किया था। जेंडर एडवाइजमेंट इन्होंने बात किया था, प्लस उसके साथ साथ बात किया था जो हमारे साइन व्हीकल है, किस टाइप के लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये पॉइंट अगर आपको याद है दोस्तों तो आप यूजीसी नेट में कोई भी क्वेश्चन आए इरविंग गॉफमैन से रिलेटेड, आप गारंटीड के साथ उसे क्या कर सकते हो, उसे आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। प्लस उनके द्वारा ये कुछ बुक हैं जो कि आप इंपॉर्टेंट बुक हैं उसको आप रिमेंबर कर सकते हो। आपको ये पीडीएफ आप नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में आप उसे ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को ले सकते हो दोस्तों। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं पहला बुक कौन सा है, प्रेजेंटेशन ऑफ जो सेल्फ है एवरीडे लाइफ में, वो यहाँ पे 1959 में लिखे थे इरविंग गॉफमैन, और बताए थे वो कैसे थिएटर को हम एक एग्जांपल लेके कैसे वो ड्रामेटोलॉजिकल एनालिसिस दिए थे। स्टिग्मा के बारे में वो एक बुक लिखे थे, प्लस असाइलम के बारे में हमने बात किया था, इंटरेक्शन रिचुअल्स के बारे में बात किया था, फ्रेम एनालिसिस के बारे में बात भी किया था कि कैसे वो इंडिविजुअल है अपने आप को इंटरप्रेट कर सकता है, कैसे वो सेंस जो भी उसको एक दूसरे के साथ सोशल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक्सपीरियंस परफॉर्म कर सकता है। प्लस उसके साथ साथ उसका जो बिहेवियर होगा पब्लिक प्लेस में उसके बारे में भी उन्होंने एक बुक लिखा था। और जेंडर एडवाइजमेंट में वो जेंडर रिप्रेजेंटेशन के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में वो बात करते हैं दोस्तों। तो ये 360 डिग्री ओवर एनालिसिस जो था हमारे इरविंग गॉफमैन के द्वारा दोस्तों। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक,
और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे दूसरों को भी हेल्प मिले। दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अब अगले वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नए सोशल थिंकर नए एनर्जी के साथ। थैंक यू, जय हिंद।